बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू भक्कर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। पर्सोना की सीरीज़ में हम चैप्टर जो है वो साइकोलॉजी का डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसका फ़ाइनल और आखिरी पार्ट जो है साइकोलॉजी का हल करने जा रहे हैं। आपने ये तमाम तर वीडियोज़ जितनी भी पर्सोना सीरीज़ की हैं वो लाजमी पूरी की पूरी देखनी है, क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम साइकोलॉजी का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 233 से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने है उससे पहले बाकी सवाल हल कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 233। इसमें आपको साइड बाई साइड इन्फॉर्मेशन और चंद अहम की पॉइंट्स जो है वो सुनने को मिलेंगे, तो आपने उनको लाजमी नोट कर लेना है। सो 233 नंबर सवाल है, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फ्रॉइड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी इज़। अब देखिए, आपको एक चीज़ कॉम्पिटेंसी आप में अब इतनी होनी चाहिए, अगर आपने ये पूरी सीरीज अच्छी तरह फॉलो किया ना ये सीरीज़, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लफ्ज़ आए ना तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किसकी थियरी का कॉन्सेप्ट है। अभी आप ये सुनने के सारा आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि एक एक लफ्ज़ मैं आपको एसोसिएट करके दूंगा कि ये लफ्ज़ किस किस की थियरी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब फ्राइड का वो पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट पेश किया। अब देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया? स्किनर ने पेश किया। क्लासिकल कंडीशनिंग का पैवलोव ने पेश किया। ठीक है, ये बिहेवियरिस्ट थे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अनकॉन्शियस माइंड और बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरिज्म का वाटसन की अप्रोच है। ठीक है, और बाकी है अनकॉन्शियस माइंड। अब बाकी जितने भी तीन ऑप्शन है वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, जबकि फ्राइड वो शख्स था, इससे पहले मैं ये बात कर चुका हूँ जब हम स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियोस में, कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट थे, पहला स्ट्रक्चरलिज्म था, उसके बाद फंक्शनलिज्म है, वो दोनों कॉन्शियस माइंड में बात करते थे। ठीक है, दोनों ने, अगरचे वो एक दूसरे को अपोज भी कर रहे थे, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि वो कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे। लेकिन फ्राइड वो पहला शख्स था जिसने अनकॉन्शियस माइंड का तस्वर पेश किया। अनकॉन्शियस माइंड का क्या, कि जो इंसान का माइंड है दैट इज़ लाइक एन आइसबर्ग, आइसबर्ग की तरह है। ठीक है, और उसका बहुत सारा हिस्सा डूबा हुआ है, जिस तरह पानी में उसका एक हिस्सा डूबा होता है। ठीक है, और वहाँ पे उसकी जो है वो पावर्स लाइक कर रही होती है, जो उसके बिहेवियर पैटर्न को डिटरमिन कर रही होती है। ठीक है, इस तरह फिर उसके अनकॉन्शियस जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है उसमें ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो अदर कंसेप्ट्स भी आए। ठीक है, सो दिस इज अनकॉन्शियस माइंड। उसके बाद है जी मॉरल डेवलपमेंट। 234 नंबर सवाल है, मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स। मॉरल डेवलपमेंट इट इज़ द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। गुड और बैड भी आ सकते। देखें, अब यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग को अल्टरनेट भी किया जा सकता है, किसके साथ? गुड और बैड के साथ। ठीक है, ठीक है, वैल्यूज़ के साथ भी किया जा सकता है, वो भी ठीक है। यानी कि आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि एक लफ्ज़ के बारे में अल्टरनेटिव उस जैसे और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आप बिल्कुल बाउंड नहीं कर सकते कि राइट एंड रॉन्ग ही आएगा तो ठीक है, नहीं, वो गुड और बैड भी आ सकता है, वैल्यूज़ भी आ सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग उसका तल्लुक जो है वो मॉरल डेवलपमेंट के साथ होता है। और आपको पता है कि मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो कोलबर्ग ने पेश की थी। 235 नंबर सवाल है, दोज relatively stable and permanent aspects of the individual which makes them unique but which allow people to be compared with the other। ये इस पर्सनैलिटी की डेफिनेशन जो है जिसको योंग ने दिया था। ठीक है, कि पर्सनैलिटी क्या होती है? हमारे वो स्टेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी, यानी कि कोई गुस्से वाला है तो वो उसमें गुस्सा परमानेंट रहता है, वो स्टेबिलिटी, यानी कि उसमें क्या गुस्से वाला फैक्टर रहेगा। जो इमोशनली बैलेंस है वो बैलेंस रहेगा। कोई वजह कता किसी की कुछ हो सकती है, तो वो हम जब पर्सनैलिटी के बारे में कह रहे होते हैं कि फ़िलहाल बंदा जो है वो बड़े गुस्से का मालिक है, तो एक्चुअली हम ये कह रहे होते हैं कि इसमें ये फैक्टर स्टेबल है, परमानेंट है, ये बड़ा दानिशमंद है, ये सखी है, ये चिड़चिड़ा है, वट एवर भी, उसी हिसाब से हम उसको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्टेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन, दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। 236 नंबर सवाल है, एन इंडिविजुअल हु इज सोशली मॉरल एडजस्टेड। ठीक है, डिवेलप्स खाल जगह बिहेवियर। ठीक हो गया, यहाँ पे लफ्ज़ आना था मॉरल की जगह मेल एडजस्टेड। ठीक है, यहाँ पे आपने ज़रा करेक्शन कर लेनी है, स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंट आ गया। एन इंडिविजुअल हु इज सोशली मेल एडजस्टेड, ये मॉरल एडजस्टेड नहीं था, ये लफ्ज़ था मेल एडजस्टेड। मेल एडजस्टेड का मतलब है, मेल कहते हैं खराबी को। ठीक है, यानी कि वो सही तौर पे एडजस्ट नहीं कर रहा सोसाइटी में। तो वो कौन सा डेवलप, वो कौन से लेवल पे है? मॉरल, इमोरल, अनमोरल या नॉन मॉरल? अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ। देखिए, सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी में सेट पैटर्न्स होते हैं जिनको हर किसी ने फॉलो करना होता है।
सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी एक इंडिविजुअल को सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस देती है कि अगर आपने सोसाइटी में रहना है तो आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा शख्स जो वहाँ पे मेल एडजस्टेड है, मेल एडजस्टेड, ये मॉरल नहीं, मेल एडजस्टेड यानी कि अनफिट है, वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, रूल्स हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो कहलाता है इमोरल। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है एमोरल, एक होता है मॉरल और एक होता है इमोरल। ये एक्चुअल 3 टर्म्स हैं, अनमोरल वैसे लिख दिया उन्होंने, ठीक है। ए जब भी एज ए आता है ना, जो क्या कहते हैं, ए बतौर लफ्ज़ के पहले जो आता है, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द मोरालिटी, ठीक है। ए जो है वो एब्सेंस। अब ए मोरल क्या होता है? ए मोरल स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है, एक बंदा है उसको असूल ज़वाबित का नहीं पता और वो उनको तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो जब पता ना हो और तोड़ दे, वो कहलाता है ए मोरल, एब्सेंस ऑफ द मोरालिटी, उसको पता नहीं था, ठीक है जी। जो ए जब सफिक्स के तौर पर आ रहा होता है किसी रूट वर्ड के साथ, इट स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ दैट थिंग, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी, ठीक हो गया, ए मॉरल। अब दूसरा जो स्टैंडर्ड लेवल होता है वो होता है मॉरल। मॉरल क्या होता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हैं और जानने के बाद आप उनको फॉलो करते हैं, ये मोरालिटी होती है। आप उनको वैल्यू देते हैं, ठीक है, आपको पता है कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। अब इमोरल क्या होता है? इमोरल ये होता है आपको पता भी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, यू नो देम, एन इंडिविजुअल नोज द रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टिल जानने के बावजूद तोड़ देता है, ठीक है। एक बंदे ने रेड लाइट क्रॉस की, उसको पता नहीं था, उसे नहीं पता था, सेंस नहीं था उसको कि भाई ये किस पर्पज़ के लिए होती है, ठीक है, तो वो ए मॉरल की स्टेज पर है। एक बंदा रेड लाइट जलती है रुक गया, वो मॉरल है। अब एक बंदे को पता भी है कि रेड लाइट जल रही है, मैंने रुक जाना है, लेकिन फिर भी वो क्रॉस कर जाता है, दिस इज इमोरल। क्यों? क्योंकि उसने मेल एडजस्ट किया है, उसके रूल को, सोसाइटी के रूल को, पैटर्न को फॉलो नहीं किया, सो दिस इज इमोरल। एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड 3 एरियाज, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन। जिस इन्वायरमेंट में, जिसको हम कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कहते हैं, देखिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है, लर्नर जिसने पढ़ना है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। सिचुएशन को इतना अच्छा हाईली डेवलप्ड होना चाहिए कि वो आपकी लर्निंग को पॉसिबल बना सके, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि उसमें लगे कि इसमें कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं टेक प्लेस करना है। द टर्म ग्रोथ इज़ यूज्ड प्योरली इन फिजिकल सेंस। एक डेवलपमेंट होता है, एक क्या नाम है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ जो है वो फिजिकल होता है। ग्रोथ क्या होता है? हाइट, वेट में, लेंथ में इंक्रीज होना, यानी कि ये फिजिकल फिनोमेना जिसको हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज़ ऑलरेडी नाउ। अब ये क्या है आपको यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया शुरू में कि एक एक कंसेप्ट को ना रिलेट करना कि ये किसकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट, ये स्टेटमेंट ली गई है पियाजे की थ्योरी के साथ। अब यहाँ पे क्या है, असल में बात हो रही है स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन की। और इसके शुरू के चैप्टर में जब जिसने ये फिलॉसफी साइकोलॉजी को सारा गो थ्रू किया है, मैं इसके कॉन्सेप्ट शुरू के चैप्टर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। आपके अंदर जहन में एक स्कीमा है, अब आप क्या कर रहे हैं, उस जैसी मिलती जुलती चीज़ को देख के ना उसको फिट करने की कोशिश करें, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा को आप यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसिमुलेशन। स्कीमा बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब आप उसको एक न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर रहे होते हैं वैसी चीज़ को देखकर, तो दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। लेकिन जब आपको अपना स्कीमा तब्दील करना पड़ जाए, चेंज करना पड़ जाए, आल्टर करना पड़ जाए, क्यों? क्योंकि आप डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चले गए थे, वो आपने लास्ट वाला लेक्चर जो है उसको देखना है लाजमी, ठीक है। तो फिर आपको जब नया स्कीमा क्रिएट करना पड़ जाए और वो चेंज और आल्टर करना पड़ जाए, तो फिर उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। वेक्सलर स्केल इज अ टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि इंटेलिजेंस को मेजर करता है, वेक्सलर स्केल। द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स बिकम्स फेवर्ड रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट इन कॉल्ड। द प्रोसेस, वो मरला, वो प्रोसेस, वो तरीक़ाकार इन विच ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फेवर्ड रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। द लर्नर एंड द लर्निंग थ्योरीज आर स्टडीड इन। लर्नर है, देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी यही काम करती है कि हमने पढ़ना कैसे, हमने पढ़ाना कैसे है। लर्नर की नोयत क्या है, उसकी ज़रूरियात क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी इंडिविजुअल नीड्स क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, मेंटल लेवल क्या है, आईक्यू क्या है,
जो भी चीज़ें उसको सामने रखकर हम उसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं कि लर्नर क्या है और उसकी लर्निंग थीरीज क्या है, किसको कैसे पढ़ाना है। उसके बाद जी 243 सवाल नंबर, साइकोलॉजिस्ट डिफाइन हेरिडिटी, ठीक है, एज ए ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द न्यू बॉर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आप ज़रा हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिकल फैक्टर्स वो होते हैं, विरासती खसूसियात क्या होती हैं, हर किसी की अपने पेरेंट्स से शिफ्ट होती है। उसमें क्या हो सकता है, आपकी हाइट हो सकती है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, आपका स्किन हो सकता है, आपकी आई कलर हो सकता है, ठीक है, जो भी शेप है, पेरेंट्स से जो भी है वटेवर, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स है। तो ये सारे कहाँ से आते हैं? हर एक के उसके पेरेंट्स से ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट्स आएगा। उसके बाद ये सवाल नंबर 244, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम। किसी भी चीज़ की खसूसियात सेम रहती हैं, इवन दो द ऑब्जेक्ट माइट चेंज इन अपीयरेंस, हत्ता कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो चीज़ है, अपनी फिजिकल साख्त में बदल ही क्यों ना जाए। अब साख्त बदल रही है लेकिन उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी सेम है। सो ये भी अगेन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्जर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह मिसाल दी जाती है कि अगर एक गिलास पानी जग में मौजूद है, ठीक है, तो बच्चा समझता है जो कि जग का साइज़ बड़ा है तो वो ये समझता है कि शायद ये थोड़ा पानी, क्योंकि उसको जग के साइज़ से कंपेयर कर रहा है और बहुत सारा जग उसको खाली नज़र आएगा। लेकिन वही पानी अगर गिलास में डाल दिया जाए तो गिलास भरा होने की वजह से उसको ज़्यादा लगेगा, हालांकि सेम है, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ भी, उसका फार्मूला, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मकदार सब सेम है। तो बच्चा जब इसको समझ जाता है तो इसका मतलब है अब वो कॉन्जर्वेशन की स्टेज पर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझता तो फिर वो लैक ऑफ कॉन्जर्वेशन। द स्टेट व्हेन अ पर्सन रियलाइज दैट हीज आर हर करंट वेज ऑफ थिंकिंग आर नॉट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इसका ताल्लुक फिर अगेन पियाजे की थ्योरी के साथ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, वही स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम के साथ। क्या कि वो वाली स्टेट जब बंदे को एहसास होता है कि भाई जो मैंने स्कीमा यूज़ किया वो तो फिट नहीं बैठ रहा, तो जैसे ही वो फिट नहीं बैठ रहा उसको पता चलेगा कि जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो तो गलत है, जो मैंने सीखा था वो तो इस सिचुएशन में इस्तेमाल होता था लेकिन ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो माइंड सोचने पर मजबूर हो जाएगा, वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाएगा, वो कन्फर्मेशन चाहेगा कि भाई फिर ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट जिसमें उसका स्कीमा किसी न्यू सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा तो वो फिर डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह फर्ज करें उसने पप्पी को, जो डॉग का बच्चा है, पप्पी है, ठीक है, छोटा है, उसको उसने कहा है डॉग, लेकिन वो बिल्ली को भी क्या कह देता है, डॉग। फिर उसको पता चलता है नहीं उसकी तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। कब पता चलता है? जब उसको हम बताते हैं, जब वो अपनी आवाज़ निकालती है तो वो उसको पता चलेगा कि भाई वो तो ऐसा नहीं करता था, ये तो और तरह की आवाज़ निकाल रही। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी जिससे वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन जहाँ पे फिट नहीं बैठ रही, फिर वो सोचेगा। तो यह जब इन्फॉर्मेशन फिट नहीं हो रही, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग उसकी नई सिचुएशन में फिट नहीं हो रही तो फिर वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाएगा। एज्यूमिंग दैट अदर्स एक्सपीरियंस द वर्ल्ड द वे यू डू इट। बच्चे में ये खासियत होती है कि वो ये समझता है कि जो उसे पसंद है बाकी भी सबको वही पसंद है, जिससे वो डरता है बाकी भी उसी से डरते हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं बाकी भी उसी के, यानी कि वो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पीपल, कि दूसरे क्या सोचते हैं। नहीं, वो समझते हैं कि शायद जो मुझे अच्छा लगता है दूसरों को शायद वही अच्छा लगता है। इसकी पीछे मिसाल मैं दे चुका हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर एक बच्चे को पार्क में जाना पसंद है, वो चीज़ समझेगा शायद उसके अब्बू को भी पार्क में जाना पसंद होगा, ठीक है। एक बच्चा आपने सुना होगा अगर दादा कहे ना, दादा अपने छोटे से पोते को कि मेरे लिए क्या लाओगे, तो वो कहेगा कि दादा मैं आपके लिए चॉकलेट ले आऊँगा। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई मुझे जो चॉकलेट पसंद है शायद इनको भी ये पसंद है। तो वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ईगो सेंट्रिक है, यानी कि खुद की तरफ उसका झुका हुआ है, अपनी थॉट्स की तरफ झुका है। वो यही समझता है कि वही ही सबका नज़रिया है, ठीक है। तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को वो नहीं समझ सकता। वो क्या करते हैं? अज्यूम्स दैट अदर्स एक्सपीरियंस द वर्ल्ड द वे यू डू। वो समझते हैं कि दूसरे भी लोगों का दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में नुक्ता नज़र वही है जो उसका है। सो दिस इज कॉल्ड ईगो सेंट्रिज्म। 247 है अ सर्च फॉर द मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीमास एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे सीधी सीधी स्टेटमेंट है कि बैलेंस की तलाश में, कि हमारा दिमाग
सोचने पर मजबूर है कि भाई एक चीज़ के लिए उसकी राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करें। जब वो राइट टाइप मैच कर जाती है तो फिर हम बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं, तो वो फिट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम कहा जाता है, तवाज़ुन की, बैलेंस स्टेट। 248 है, बेसिक स्ट्रक्चर आर फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सनस माइंड। बेसिक स्ट्रक्चर, देखें बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ भी कह लें। टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा। बेसिक चीज़ों के बारे में छोटी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, दीज आर कॉल्ड स्कीमा, ठीक है। बेसिक, जिसको हमने फिर बाद में जब सिचुएशन मिलनी है उन इंफॉर्मेशन को हमने अप्लाई करना है, यूटिलाइज करना है। 249 है, द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट एक्शन और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सिमेटिक फंक्शन। सिमेटिक फंक्शन क्या है, ये भी पियाजेन कॉन्सेप्ट है। सिमेटिक फंक्शन ये होता है कि देखें वो स्कीमा एसिमुलेशन अकोमोडेशन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ होती है, जब आप जो लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं वो ज़रा इस चीज़ को समझ लेंगे। खैर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिमेटिक फंक्शन ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सिग्निफाइड कहते हैं, सिग्निफाइड, और एक सिग्निफायर होता है जो उसको वर्ड होता है। जो सिग्निफायर होता है वो उस सिग्निफाइड को एसोसिएट कर रहा होता है, और इस फंक्शन को सिमेटिक फंक्शन कहते हैं। यानी कि आप एक चेयर है, अब चेयर को पता नहीं है मैं चेयर हूँ, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक रिप्रेजेंट कर रहा है लफ्ज़ चेयर। तो माइंड में ये सलाहियत है कि वो एक लफ्ज़ को उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। इस फंक्शन को हम सिमेटिक फंक्शन कहते हैं। इस तरह जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको नहीं पता कि हम क्या हैं, लेकिन हमारे अल्फाज जो हैं उन चीज़ों को उनके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एसोसिएट करते हैं, दिस का सिमेटिक फंक्शन। तो हम जो सिंबल हैं, अल्फाज हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किन चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। वो लफ्ज़ किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस फंक्शन को सिमेटिक फंक्शन कहा जाता है। अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट क्या हो सकता है, देखिए बच्चे में ये सलाहियत होती है, ये अगेन पियाजेन कॉन्सेप्ट है, सारे सीरिएशन, सेंट्रेशन, इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, जो मैं सारे पहले बयान कर चुका हूँ। अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को उनको तरतीब देना इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि आप कलर के हिसाब से तरतीब दे देते हैं, रेड कलर वाली चीज़ें जहाँ रख दें, ग्रीन कलर वाली जहाँ रख दें, यानी कि एक एस्पेक्ट, कलर, आपने कलर को मियार बना लिया। अच्छा, या कोई और बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप ये बना देते हैं शेप के हिसाब से, भाई ये जो ट्रायंगुलर शेप है इनको अलग कर दें, या आप साइज़ के हिसाब से कर देते हैं कि भाई इतने साइज़ वाली चीज़ें इधर कर दे, दूसरे साइज़ वाली इधर, उसको अरेंज कर देते हैं, या छोटे बड़े असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक चीज़ होती है, या तो साइज़ के हिसाब से देख रहे होते हैं चीज़ों को, या शेप के हिसाब से देख रहे होते हैं, या कलर के हिसाब से देख रहे होते हैं, या वेट के हिसाब, कोई आपके पास बच्चे में ये वो किसी भी चीज़ को एक एस्पेक्ट से जज कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, वो इसको कहते हैं सीरिएशन, ठीक है, वन एस्पेक्ट। उसके बाद है जी फोकसिंग ओनली ऑन द वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड सेंट्रेशन। अब सेंट्रेशन का क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ का एक एस्पेक्ट जानता है। अब यहाँ पे ज़रा मैं करेक्शन कर दूँ, सॉरी, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड सीरिएशन, ठीक है। सीरिएशन में ये होता है कि आप बच्चा जो है चीज़ों को उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकता है, सीरीज़ में तरतीब दे सकता है। सॉरी मैं ज़रा यहाँ पे मिक्स हो गया। सेंट्रेशन क्या होता है, सेंट्रेशन का मतलब है एक नुक्ते पर मरकूज़। यहाँ पे ये होता है कि ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, वो जहाँ पे ज़रा मिक्स हो गए, ठीक है, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर बच्चा चीज़ों को पहचान लेता है, क्या, या उसके कलर के हिसाब से, या उसकी शेप के हिसाब से, या उसके साइज़ के हिसाब से, या वेट के हिसाब से, ठीक है, वो सेंट्रेशन कहलाता है। सॉरी आपने उसको सीरिएशन से मिक्स नहीं करना, सीरिएशन एक सीरीज़ है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सो फोकसिंग ओनली द वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड सेंट्रेशन, ठीक है। सेंट्रेशन यानी कि उसके कलर, उसके साइज, उसके वेट, कोई भी एक आप पैमाना बना लो, उस हिसाब से चीज़ों को जज करता है। 252 है द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन रिलेशंस टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंक्लूजन। लॉजिकल रिलेशनशिप चीज़ों में बनाना, बच्चे में ये सलाहियत होती है या नहीं होती है, ठीक है, कि वो चीज़ों को एक लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तो मेरे जो भाई हैं उनके चचा हैं, ठीक है, तो मेरा बच्चा क्या ये समझता है कि मतलब मेरा जो और भाई है वो भी उनका चचा है, तो दोनों आपस में क्या है, मतलब ये एक ऐसी मिसाल है, अगर एक हिसाब से बाकी सारी चीज़ें उनका फिर आपस में रिलेशनशिप क्या है,
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रिलेशनशिप, यानी कि एक के तनासुब से फिर दूसरी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, ट्रांजिटिविटी, लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना। क्या वो बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है या नहीं समझ सकता, ठीक है। अच्छा जी, फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट। अब इस पूरी स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है वो वाइगॉस्की की थ्योरी के साथ है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या, एक फेज़ है, एक स्टेज है, एक फेज़ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसको हम स्टेज तो नहीं कहेंगे क्योंकि वाइगॉस्की की थ्योरी स्टेज लेस है, ठीक है। तो फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क इफ़ अ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट, ऐसा मरहला, ऐसा जोन जिसमें क्या होता है, बच्चे को अपने काम सीखने के दौरान, और ये हर एक को, सिर्फ बच्चे को नहीं, हर एक को काम सीखने के दौरान किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यानी कि ये वो वाला एरिया है जहाँ बच्चा इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर सकता। एक हद तक तो हम सारे एक काम इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ हम खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे काम आते हैं जिसमें हमें काम तो कर लेंगे लेकिन फिर किसी की हेल्प से करेंगे। तो वो वाला एरिया, वो वाला जोन जहाँ पे हमें अपना काम सर अंजाम देने के लिए, या बच्चे को या किसी को भी अपना काम सर अंजाम देने के लिए अब किसी की हेल्प मिलेगी तब वो काम परफॉर्म होगा। तो वहाँ वो मरला, वो फेज जहाँ पे उसको अब हेल्प चाहिए तो काम होगा, दिस इज कॉल्ड ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर टास्क, वो सीख, कुछ टास्क वो थे जो खुद ने कर लिए, उसके बाद उसके इंडिपेंडेंट लेवल से आगे बढ़े हैं कुछ टास्क, लेकिन वो तब परफॉर्म कर लेगा जब उसको कोई सपोर्ट मिलती है। मिसाल तौर पर एक बच्चा जो है वो साइकिल जो है खुद से नहीं चला सकता, ठीक है, लेकिन अगर मैं और आप उसे सिखाते तो फिर वो चला लेगा। तो वो वाला फेज़ जहाँ उसको हमारी हेल्प की चाहिए, वो खुद नहीं कर सकता, तो वो सारा फेज़ जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, ZPD कहलाता है, वाइगॉस्की की थ्योरी से ताल्लुक है इसका। अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन, स्टेटमेंट बता रही है मैं किसकी थ्योरी से ली गई। ये थ्योरी जो है वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, जिसमें 8 स्टेजेस दी गई, जिसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है। अब सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड जनरेटिविटी। जनरेटिविटी क्या होता है, ये जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन दो अपोजिट है। जनरेटिविटी में क्या होता है कि अगर वो पॉजिटिव लाइन को पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो अगर तो वो बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के काबिल हैं, स्टेबल करने के काबिल हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अब स्टेबल हैं, उनकी इनकम अच्छी है, वो खुशहाल है, उनको होपफुल है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, वो जो बनाना चाहते थे वो बन गए हैं, तो ऐसे पेरेंट फिर वो जनरेटिविटी की स्टेज पर आ जाते हैं कि वो अपने बच्चों से खुश हैं, जिस पर्पज़ के जो उनकी टारगेट से इंटेंशंस थी वो अब उनसे खुश हैं, उन्होंने अचीव कर लिए हैं, ठीक है। सो वो अब अपनी अचीवमेंट्स जो थी उन्होंने कर ली हैं, अब वो बच्चों को, उनके बच्चे खुशहाल हैं, ठीक है। तो फिर वो जनरेटिविटी यानी कि फ्यूचर कंसर्न, यहाँ वाले पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चों को खुशहाल बनाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनका फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो वो फिर नेगेटिव लाइन से आ जाते, तो फिर वो स्टैग्नेशन का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। वो एक अलग स्टेज है, ठीक है, इसके अपोजिट है कि नहीं, वो फिर ऐसा पेरेंट जो फिर मायूस होगा, उसकी पिछली हुई हायरार्की जो है वो नेगेटिव होगी एरिक्सन के मॉडल में, तो फिर वो स्टैग्नेशन की स्टेज पर चले जाएंगे, फिर वो ठहराव आ जाएगा, वो बच्चों के बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे, उनकी ज़िंदगी खुद भी परेशान हाल होगी और उनके बच्चे भी वैसे ही परेशान हाल होंगे, ठीक है, और उनके कोई कैरियर नहीं होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड, अगर फ्यूचर कंसर्न है, बच्चों के बारे में वो सोच रहे हैं, उनके कैरियर के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, सो दैट इज़ कॉल्ड जनरेटिविटी। तो ये एरिक्सन का कॉन्सेप्ट है। द कम्प्लेक्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये अगेन जो है वो एरिक्सन के मॉडल से लिया गया सवाल है। यहाँ पे इसके करेक्शन कर लेंगे, इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये एक स्टेज है एरिक्सन के मॉडल की, ठीक है। या तो आप शनाख्त का इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, अगर कुछ करते हैं तो इंडस्ट्री करते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो उसके बाद आइडेंटिटी का लेवल आता है, ठीक है। तो शनाख्त इख्तियार कर, लोग फिर आपको जानते हैं, आइडेंटिटी के लेवल पे चले जाते हैं आप, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, हु एम आई, लोग मुझे जानते हैं, आइडेंटिटी का लेवल, ठीक है। अदरवाइज रोल उसके बाद शनाख्त लेस हो जाता है, बंदा पहचान नहीं होती, नेगेटिव साइड है। 256 है विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शन इज कॉल्ड। अब देखिए लफ्ज़ खुद बता रहा है मैं क्या हूँ, ये अगेन एरिक्सन के मॉडल से लिया गया सवाल है। विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटी, कुछ नया करना चाहते हैं, एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शन, कुछ नई जहतें तलाश करना चाहते हैं, कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का तलब फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा मॉडल है, खैर कभी इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो ये पे इनिशिएटिव कहलाता है। 257 है टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर लर्निंग इज कॉल्ड। जी अब अगेन
वेगोस्की की थ्योरी का कॉन्सेप्ट, इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाए। स्कैफोल्डिंग क्या हो जाता है? अ टेम्परेरी हेल्प एंड सपोर्ट गिवन टू चाइल्ड दैट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड टू मेक हिम इंडिपेंडेंट टू परफॉर्म दैट टास्क। वो हेल्प और वो सपोर्ट जो टेम्परेरी आर्जी तौर पर बच्चे को दी जाती है किसी काम को, देखें ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो सपोर्ट दी जाती है ना ZPD में, वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो वेगोस्की की थ्योरी है उसमें वो एक सोशल अप्रोच है और वो लोगों की पार्टिसिपेशन पे बिलीव रखते हैं वेगोस्की। वो कहते हैं कि भाई हमें दूसरों की हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लेवल, वो जोन जिसमें हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। वो जो नेचर ऑफ सपोर्ट है उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो हम देंगे, जिस नेचर की सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं उसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे, ठीक है। अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट। चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट से क्या मुराद है? पहले ज़्यादा सपोर्ट देंगे। आप साइकिल बच्चे को सिखा रहे हैं, वो खुद नहीं सीख सकता था, लेकिन उसको ज़रूरत है, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मैंने सपोर्ट क्या दी? मैंने पहले उसको बिठाया, खुद साइकिल पूरा पकड़ा, हैंडल पकड़ा, उसका कैरियर पकड़ा, इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ता गया, फिर छोड़ता गया, यानी कि चेंज करता गया लेवल ऑफ सपोर्ट को, हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रिमूव करता गया ताकि वो बच्चा खुद परफॉर्म। तो चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट ताकि बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली कर ले काम, इसको कहते हैं सहारा, मचान, स्कैफोल्डिंग। टेम्परेरी सपोर्ट होते हैं जिसको ग्रेजुअली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। वो जो नेचर ऑफ सपोर्ट है, वो जो एक्चुअल सपोर्ट है, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक हो गया। 258 नंबर सवाल है, द वैल्यू दैट वंस प्लेसेस ऑन वंस कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज और बिहेवियर इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। यानी कि हम वो वैल्यू जो दूसरों को देते हैं, यानी कि एहतराम देते हैं, इज्जत देते हैं, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, वो उसकी सेल्फ एस्टीम कहलाती है, ठीक है। ये किसकी थ्योरी से इसका ताल्लुक है? दिस इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मैस्लो, सेल्फ एस्टीम। उसके बाद है जी 259 नंबर सवाल, लर्निंग इन विच न्यूट्रल स्टिमुलस becomes associated with the meaningful stimulus and acquires the capacity to elicit a similar response is called। अब इस पर भी मैंने पिछले लेक्चर में बात की हुई है, मैं दोबारा भी यहाँ पे कर देता हूँ। ऐसी लर्निंग इन विच न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद मीनिंगफुल स्टिमुलस। मीनिंगफुल स्टिमुलस एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, एक मीनिंगफुल स्टिमुलस यानी कि नेचुरल स्टिमुलस होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया जाता है। अब एसोसिएशन के बाद जो काम नेचुरल स्टिमुलस कर रहा था ना, एसोसिएशन होने के बाद न्यूट्रल स्टिमुलस भी वही काम करना शुरू कर देता है। कौन सी थ्योरी? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हुआ था? बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, उससे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता था, कुत्ते को क्या पता कि मैंने बेल ने क्या करना, लेकिन उसको एसोसिएट किया गया एक किसके साथ? मीनिंगफुल स्टिमुलस यानी कि नेचुरल स्टिमुलस, फूड के साथ। अब बेल जब एसोसिएट हो गई तो न्यूट्रल स्टिमुलस ने क्या किया? विद द एंड इक्वायर्स द कैपेसिटी, तो फिर न्यूट्रल स्टिमुलस ने वो कैपेसिटी इक्वायर कर ली, वो एक लेवल इक्वायर कर लिया, वो सलाहियत इक्वायर कर ली कि वो भी सिमिलर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। जिस तरह फूड सलाइवेशन को जनरेट कर रहा था, अब न्यूट्रल स्टिमुलस ने भी ये कैपेसिटी गेन कर लिया है कि वो भी सलाइवेशन को जनरेट कर सकता है। यानी कि जो काम हम पहले एक मीनिंगफुल यानी कि नेचुरल स्टिमुलस फूड से ले रहे थे, अब वही काम एक न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि बेल से भी लेना शुरू कर दिया है। जो कैपेसिटी फूड में थी, अब एक न्यूट्रल स्टिमुलस बेल में भी आ गई है, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग। शाबाश। 260 है, अ जनरल अप्रोच दैट व्यूज लर्निंग एज an active mental process of acquiring, remembering and using knowledge is called cognitive। कॉग्निशन का ताल्लुक हमारे जितनी भी मेंटल सलाहियतें हैं ना उनके साथ होता है। मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, थिंकिंग हो गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, ठीक है। जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेस हैं इनका ताल्लुक किसके साथ होता है? कॉग्निशन के साथ होता है, ठीक है। सो ये अप्रोच कि इंसान खुद ब खुद अपने लर्निंग जो मेंटल कैपेसिटीज़ है उनको यूज़ करके चीज़ों को गेन कर सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव व्यू। और ये जो पियाजे है इसको इसी वजह से कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो यही बिलीव करता है कि बच्चे अपने जहन को खुद इस्तेमाल करके, उसकी कैपेसिटीज़ को यूटिलाइज़ करके खुद ब खुद सीखने के काबिल हो जाते हैं। तो इसलिए उसको कॉग्निटिविस्ट कहा जाता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। अप्रोच टू मोटिवेशन दैट एम्फसाइजेज पर्सनल फ्रीडम, चॉइस and self determination and striving for the personal growth is called।
दिस इज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, देखिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से पहले दो अप्रोचेज एग्जिस्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? एक जो कॉग्निटिव अप्रोच है, जिसमें क्या आ जाते हैं हमारी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइकोएनालिसिस, जो हमारी इंटरनल फोर्सेज है, वो कहती है कि ये तीनों का व्यू क्या है कि हम इंटरनली बाउंड है, हमारा माइंड हमें बाउंड किए हुए है, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है। इसके बाद एक जो फोर्सेज आई वो थी बिहेवियरिज्म, जो कहती है कि हमारा इन्वायरमेंट हमें बाउंड किए हुए है। मेरी बात समझ आ गई? तो एक फोर्स कह रही है कि भाई हम इंटरनली बाउंड है, और एक कह रही है, बिहेवियरिज्म कह रही है कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है हमारे बिहेवियर पैटर्न को, हम एक्सटर्नली बाउंड है। ह्यूमनिज्म ने क्या किया, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने क्या, उन्होंने कहा भाई मेरी बात सुने, वो कहते हैं कि भाई ना तो हम इंटरनली बाउंड है, ना हम एक्सटर्नली बाउंड है, हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, हमारी अपनी फ्रीडम है, अपनी फ्री विल है, अपनी चॉइस, अपनी नीड्स है, और हम अपनी नीड्स को परसू कर रहे होते हैं, हम आज़ाद हैं, हम किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स के बाउंड नहीं है। फ्रीडम है, फ्री विल है, चॉइस है, जिसकी बुनियाद पर फिर जो है थ्योरी ऑफ नीड्स दी थी, क्या नाम है, मैस्लो ने, ठीक है, कि हम इंटरनली एक्सटर्नली बाउंड नहीं है, हम अपनी नीड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं हम उनको परसू कर रहे होते हैं, उनके ताक़ुब में होते हैं, तो हमारा बिहेवियर पैटर्न जो है वो हम आज़ादाना तौर पर उस पर काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक व्यू। मोटिवेशन एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर देयर ओन रिवार्ड। अब मोटिवेशन की दो टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, वो रिवार्ड भी हो सकता है, वो पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो हमें इन्वायरमेंट से मिलेगी, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? हमें इन्वायरमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, हमें उसी काम को करने में ही दिलचस्पी है, उस काम को परफॉर्म करने में ही मज़ा आता है, उस काम करने में ही प्लेजर है और राहत बख्श है, वो खुद करने से मज़ा आता है, इसलिए हम उसे करते हैं। मिसाल तौर पर आप में से कोई नावल पढ़ता है, ठीक है, आप में से कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखता है, कोई वीडियोस देखता है, कोई ब्लॉग्स पढ़ता है, कोई कुछ भी करता है, बागबानी करता है, कोई गेम खेलता है, क्यों? क्योंकि उसको करते ही आपको प्लेजर फील होता है। तो ऐसा प्लेजर जो है दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसका रिवार्ड उसको करना खुद ही वो एक रिवार्ड है। देखिए जहाँ पे रिवार्ड जो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वायरमेंट से आ रहा है ना, वो क्या है, एक्टिविटीज़ दैट आर देयर ओन रिवार्ड, वो करना ही खुशी है, उसको करना ही बड़ा राहत बख्श है, बड़ा प्लेजरेबल है, ठीक है। देयर ओन रिवार्ड, वो खुद एक रिवार्ड है, उससे करने से मज़ा आता है। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एरिया ऑफ क्लासरूम वेयर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। वो क्लासरूम जहाँ पे टीचर और लर्नर का सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, उनका आई कांटेक्ट ज़्यादा होता है, तवज्जो ज़्यादा होती है, वो उनको ज़्यादा वहाँ पे अटैक करता है, एड्रेस करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्शन जोन, यानी कि वो पार्ट ऑफ द क्लास एक्टिव है, ठीक है, एक्शन जोन कहलाता है। अप्रोच ऑफ द साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, इसको आपने दुरुस्त करना है। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, ये पहले हम बात कर चुके हैं। ये स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी है विलियम वुंट और टिचनर ने दी थी, ठीक है, तो उसने लिप्जिंग में 1879 में लैब भी कैम्प की थी। खैर इसको हम पहले कर चुके हैं। तो उसने क्या, ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है जो इंट्रोस्पेक्शन पे काम करता है, जिसने इंट्रोस्पेक्शन का जो है ना बातनी मुशाहिदा जो है उस पर काम किया था, उसको इंट्रोड्यूस कराया था एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो वो बात क्या करते हैं कि हमारा जो माइंड है दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस की तो बात फंक्शनलिज्म भी करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म भी करते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरलिस्ट करते हैं कि उनका मेन पर्पज़ और मुद्दा ये है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि माइंड बना हुआ किस चीज़ से। अब माइंड तो है वो तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि तो वो तो एक फंक्शन है ब्रेन का। तो वो कहते हैं कि ये माइंड जितना भी है वो किस चीज़ से बना हुआ है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से बना हुआ है। मेरा माइंड कितना है? मेरा माइंड मेरे बर्थ से लेकर मेरे अब तक जितने एक्सपीरियंसेस हैं उसका सम कैलकुलेशन मेरा माइंड। आपका भी ऐसे ही है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे माइंड की स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चरिस्ट जो है वो कंपोनेंट्स पे बात करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि माइंड जो है उसकी साख्त क्या है। सो दिस इज स्ट्रक्चरिज्म, इसको आप दुरुस्त कर लेंगे एजूस। 265 है, एन इंडिविजुअल परसीव्स द थिंग्स एज अ होल एंड नॉट एज ए मेयर कलेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट की अप्रोच जो है वर्दिमीर कोलर एंड कोफका ने दी थी, ठीक है। गेस्टाल्ट अप्रोच क्या है? किसी भी चीज़ को उसके कुल्ली फॉर्म में देखना, ठीक है, उसको होल पैटर्न में देखना, कॉन्फ़िगरेशन में देखना, मुकम्मल उसकी पिक्चर देखना। दिस इज कॉल्ड गेस्टाल्ट, ठीक है। तो उन्होंने वो क्या है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको पूरा एनालाइज करके कोई ना कोई नतीजा निकालना, ठीक है। इसको कहते हैं गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। वो होल पे बिलीव रखते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि पार्ट्स पे बिलीव नहीं रखते।
कभी भी उनके नज़दीक जो किसी भी चीज़ के पार्ट्स हैं, अज्जा हैं, वो उसकी कुल्लियत की पता नहीं दे सकते, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जब तक उसके तमाम माहौल को जोड़ ना दें। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने सुल्तान नामी एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट भी किए थे कि कैसे एक पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके वो बनाना एक स्टिक के ज़रिए यूज़ करके जो है वो गेन करता है। 266 है, व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी फील इन आवर अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी जो है ये ह्यूमनिज्म की जो साइकोलॉजी है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, उसकी एलिवेटेड अप्रोच है जिसमें हमारा माइंड जो है एक हायर लेवल पे काम कर रहा होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड, जिस तरह दौरे पड़ जाना, हेलुसिनेशन हो जाना, ठीक है, उन स्टेट्स में हमारा माइंड क्या काम कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड। यानी कि बाद उन स्टेट्स में हमारी एटीट्यूड बदल जाते हैं, हमारे मेंटल कैपेसिटीज़ बदल जाती हैं, बिल्कुल हर चीज़ बदल जाती है। ठीक है, अल्टर्ड। मैकडोगल्स मेंटेन दैट ह्यूमन बिहेवियर कुड बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंस्टिंक्ट। मैकडोगल ने थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट दी थी। अब इंस्टिंक्ट से क्या मुराद? देखिए, बिहेवियर पैटर्न को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज मौजूद है। हर किसी ने किसी न किसी दूसरी चीज़ को जवाब बनाया कि भाई हमारा बिहेवियर को डिटरमिन करने वाली चीज़ कौन कौन सी है। किसी ने कहा हमारा माइंड है, किसी ने कहा हमारी हेरिडिटी है, किसी ने कहा एनवायरनमेंट है, कभी कुछ। ठीक है, मैकडोगल कहते नहीं, इंस्टिंक्ट है, जिबिलत है। जिबिलत क्या है कि हमारे इन जानवरों के, इंसानों के जिबिलत में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर पैटर्न को क्या करती हैं, खुद ब खुद उनको रेगुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी कि अगर एक बत्तख है, ठीक है, बत्तख के बच्चे को तैरना ही है, क्योंकि ये चीज़ इंस्टिंक्ट में शामिल है उसके। एक चिड़िया है, उसने घोंसला बनाना है, ये उस चीज़ के इंस्टिंक्ट में शामिल है। ठीक है, इसी तरह हम जो कुछ भी करते हैं, हम जब प्यास लगती है हम पानी की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो हम इंस्टिंक्ट हमें उस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी बिहेवियर पैटर्न है उसके पीछे जो हमारी जिबिलत का फैक्टर है, जो हमारे अंदर इनबिल्ट है। सो उसके अकॉर्डिंग ये मैकडोगल्स की अप्रोच है। ठीक है, कि इंस्टिंक्ट हमें रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे बिहेवियर को। तो उसने थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट दी थी। मेन इंस्टिंक्ट पिक्ड बाय फ्राइड अकॉर्डिंग टू फॉर ऑल द ह्यूमन बिहेवियर इज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो फ्राइड ने पेश की थी। ठीक है, उसमें उसने दो इंस्टिंक्ट मुतारिफ कराए थे, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। एरोस और थैनाटोस, लाइफ इंस्टिंक्ट को एरोस कहते हैं और डेथ इंस्टिंक्ट को थैनाटोस कहते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एरोस और थैनाटोस भी कहते हैं, या लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं। अब लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट से मुराद क्या है, मैं ज़रा आपको यहाँ पे फ्रेडेड कंसेप्ट इसका दे दूँ। देखिए, फ्राइड्स बिलीव्स ऑन द सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, कि इंसान जो मोटिवेट होता है, द बेसिक पर्पस बिहाइंड हिज बिहेवियर पैटर्न मोटिवेशन इज द सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, अच्छा, उसकी जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है उसका बेस और बिहेवियर पैटर्न को जो रेगुलेट करने वाली चीज़ है वो सेक्सुअलिटी है। अब वो कहते हैं कि अगर तो आप सेक्सुअली प्लीज्ड हैं तो फिर आप प्लेजर फील करते हैं और वो आपका लाइफ इंस्टिंक्ट है, वो आपके लिए ज़िंदगी में आपके लिए राहत बख्श है, आपके लिए प्लेजरेबल है, एरोस है। ठीक है, यानी कि आप क्या होंगे जिसका यानी कि सेक्सुअल जो है सेक्सुअलिटी सेटिस्फाइड है, उसमें क्या होता है, उसमें उसको ज़िंदगी उसको दिलचस्प लगेगी, वो लाइफ इंस्टिंक्ट है उसके लिए। उसको अपनी ज़िंदगी रवां दवां लगेगी, ओके लगेगी, फाइन लगेगी, खुशगवार लगेगी। और अगर ऐसा नहीं है, इसके अपोजिट है, वो उसकी जो सेक्सुअलिटी जो वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसकी प्लेजर सीकिंग नहीं हुई, ठीक है, तो वो फिर उससे फ्रस्ट्रेट होगा, वो फिर उसमें डेथ इंस्टिंक्ट प्रमोट होगा, यानी कि वो मायूस होगा। ठीक हो गया, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आई विश कि आपको थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। क्लार्क हल थ्रू हिज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एम्फसाइज दैट इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन gives birth to a drive motive which in turn produce motivation। अब क्लार्क हल ने जो थ्योरी पेश की थी वो दैट वाज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। क्लार्क हल की जो थ्योरी है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसने ये जो थ्योरी पेश की थी ये नीड्स की बुनियाद पर पेश की थी। जो क्लार्क हल की थ्योरी है वो एक नीड बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्लार्क हल की जो थ्योरी है, क्योंकि एक नीड पैदा होती है जिसको वो ड्राइव का नाम देता है, फिर हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और इस अमल को वो कहता है जब हम सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और इसको वो होम्योस्टेसिस कहता है। ठीक है, कि एक रिक्वायरमेंट पैदा हुई, एक नीड पैदा हुई, फिर हमने उसको सेटिस्फाई किया, एक ड्राइव उभरी,
हमने उसको रिड्यूस किया, उस नीड को पूरा किया। मिसाल के तौर पर होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन की थ्योरी का ही पार्ट है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। वैसे इसका मतलब ये होता है क्या कि हमारा जो फिजिकल है ना, फिजिकल बॉडी, वो एक बैलेंस की तलाश में है। मिसाल के तौर पर मुझे अगर सर्दी लगती है तो शिवरिंग हो जाती है, शिवरिंग से मैं क्या होता है बॉडी टेम्परेचर गेन कर लेती है और वो पूरा हो जाता है। गर्मी में क्या हो जाता है, स्वीटिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, तो फिर इससे भी होम्योस्टेसिस गेन हो जाती है। इसी तरह वो कहते हैं हमारी डिफरेंट नीड्स जो पैदा होती हैं वो ड्राइव की सूरत में उभरती हैं। जिस तरह फर्ज करें प्यास लगी तो हमने क्या किया, वो एक ड्राइव उभरी, नीड पैदा हुई, तो हमने क्या किया, उसको पानी पिया, प्यास बुझ गई, ड्राइव रिडक्शन यानी कि ड्राइव रिड्यूस हो गई, तो बैलेंस की स्टेट आ गई, तो इसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस और ये नीड पे बेस करती है। लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये आसान सा सवाल है। लैंग्वेज के जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। द रोल ऑफ अ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस फॉर द शेपिंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ द रोल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस फॉर शेपिंग एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर, अहम सवाल है बहुत, आर एम्फेसाइज्ड इन। अब मुझे ज़रा बात बताएं, अभी हमने सारी अप्रोचेस पढ़ी हैं, कॉग्निटिव अप्रोच पढ़ी है, ठीक है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच पढ़ी है, ह्यूमनिस्ट पढ़ी है, सोशल लर्निंग। जो देखिए ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, हमारा बाहर का माहौल लर्नर को बता रहा होता है कि भाई आपने ऐसे काम करना है, वो आपको एक्सटर्नली मॉडिफाई कर रहे होते हैं आपके कैरेक्टर को, आपके बिहेवियर पैटर्न को, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जिसमें आपका माहौल आपको गाइड कर रहा होता है कि आपने ऐसा करना है, दिस इज कॉल्ड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। क्योंकि बिहेवियरिज्म यही है कि वो इन्वायरमेंट डिटरमिन कर रहा होता है कि आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे परफॉर्म करना है। और ट्रेनिंग भी यही चीज़ें होती, ठीक है। ट्रेनिंग क्या होती है, वो आपके ऐसा माहौल, ऐसी इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि आप ऐसे परफॉर्म करें, ऐसे रेगुलेट करें अपने बिहेवियर पैटर्न को। सो दिस इज बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर ओन, बच्चे खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी खुद सीखते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था, ठीक है। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया था। सो बच्चे खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विलियम वुंड प्राइमली नाउन फॉर, विलियम वुंड जो थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ठीक है। उसने क्या किया था, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल लेबॉर्ट्री फॉर द रिसर्च इन साइकोलॉजी। 1879 में उन्होंने जर्मनी के शहर लिप्जिग में पहली बाकायदा, ये पहला स्कूल ऑफ थॉट था, जिन्होंने लेबॉर्ट्री, पहला स्कूल ऑफ थॉट था, इंट्रोस्पेक्शन का इन्होंने एनालिसिस का तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया था, ठीक है। और पहली लेबॉर्ट्री कैम्प की थी जर्मनी के शहर लिप्जिग में, तो ये इस वजह से मशहूर है। अच्छा जी, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 274, गौर से सुनना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट, जरा गौर से सुने, विद विच स्किनर्स फॉलोअर्स वुड नॉट एग्री। अब देखिए स्किनर कौन था, स्किनर था बिहेवियरिस्ट। अब बिहेवियरिस्ट क्या बिलीव करते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट जवाब पे जा रहा हूँ, जरा इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि टाइम किलता हूँ। इसका जवाब है फ्री विल इज एन इल्यूजन। क्या मतलब है, फ्री विल इज एन इल्यूजन, यानी कि जो आपकी जो फ्री विल है वो धोखा है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों ये स्किनर कहेगा, क्योंकि वो बिहेवियरिस्ट था, क्योंकि बिहेवियरिस्ट के नज़दीक फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि भी आपकी राय, आपकी सोच नहीं चलेगी बल्कि हमारी चलेगी। क्योंकि हम इन्वायरमेंट को, बिहेवियरिस्ट इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, हम इन्वायरमेंट को ही ऐसा मॉडिफाई करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे, ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि लर्नर वैसा ही परफॉर्म करने पे, वैसा ही एक्ट करने पे मजबूर होगा जैसे हम इन्वायरमेंट देंगे। तो उसकी अपनी सोच, अपनी राय किसी अहमियत के हामिल नहीं है। इसलिए फ्री विल इज एन इल्यूजन। क्योंकि दे थिंक दैट द इन्वायरमेंट दैट वी विल प्रोवाइड विल गाइड योर बिहेवियर, द इन्वायरमेंट दैट वी विल गिव टू द लर्नर वो वर्क करेगी, ठीक है। इसलिए चूँकि इन्वायरमेंट ही उस लर्नर को बाउंड कर देगी, वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा उसको, लिहाजा उसकी अपनी राय जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। फ्री विल इज एन इल्यूजन। समझ आ गई मेरे चांद आपको मेरी बात? थैंक यू। इस सवाल पर आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि यस इट इज़ ओके, ठीक है। बाकी पता नहीं कौन कौन इस सवाल तक पहुंचा है, ठीक है, लेकिन आपने इस सवाल पर मुझे लाजमी बताना है कि यस इट वाज ओके एंड आई विल बी रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट। शाबाश, चलें जी, गुड हो गया। 275 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हैज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर। ह्यूमनिज्म। क्यों ह्यूमनिज्म की ऑप्टिमिस्टिक क्यों है?
क्योंकि वो फ्रीडम पे बात करती है, वो फ्री विल पे, चॉइस पे बात करती है, वो आज़ादी देती है। देखिए बिहेवियरिज्म आपको बांध देती है एनवायरनमेंट के साथ, साइकोएनालिसिस आपको अनकॉन्शियस के साथ बांध देती है, स्ट्रक्चरलिज्म आपको कॉन्शियस के साथ बांध देती है। लेकिन ह्यूमनिज्म क्या, दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू, क्योंकि वो आपको आज़ाद कर देती है, वो आपकी फ्रीडम और फ्री विल पे बेस करती है। ठीक हो गया। सो दिस इज ह्यूमनिज्म। द रीज़न ऑफ सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, SQ3R, इसको SQ3R मेथड कहा जाता है, रीडिंग मेथड इज़ इफेक्टिव। फ्रांसिस रॉबिन्सन ने इसको मुतारिफ कराया था। ठीक है, क्यों, क्या करता है, इसमें क्या होता है, इट ब्रेक्स और रीडिंग असाइनमेंट डाउन इनटू मैनेजेबल सेगमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देना किसी भी रीडिंग मटेरियल को, किसी भी लर्निंग मटेरियल को, एंड रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग बिफोर यू मूव ऑन, और फिर एक एक के सेगमेंट की अलग अलग से अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए, उसके बाद आप दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ाकार है। 277 है, अकॉर्डिंग टू मिलर एक्सपर्ट है, द कैपेसिटी ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कितने चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं मेमोराइज। ठीक है, तो चंक जो है वो बेसिकली एक सेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट है ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू मिलर, ये रिसर्च है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 7 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। यानी कि मिलती जुलती 7 किस्म की इंफॉर्मेशन आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, वो फिर मिक्स हो जाएंगे, वट जो भी होगा। ठीक है, सो मिलर के अकॉर्डिंग 7 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है मेंटेन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी में। सो दैट वाज ऑल अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इंशाअल्लाह ताला कि आपको पर्सोना को बड़े ही अच्छे अंदाज में आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, आई डोंट नो कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है, किस पैशन और जज्बे के साथ फॉलो कर रहा है, बट आई बिलीव कि जिसने ये सीरीज़ फॉलो की इंशाअल्लाह ताला एश्योर्ड सक्सेस है। इसमें जो मटेरियल मौजूद है और जिस किस्म की साइड बाई साइड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला जिसने भी इसको फॉलो किया इंशाअल्लाह ताला उसकी सक्सेस यकीनी है। और कभी भी ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागें, ज़्यादा चीज़ों के, आप एक दो रिसोर्सेज के पीछे उसको फॉलो करें। ठीक है, उनको अच्छी तरह तैयार करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज करने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर, कीप वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।